गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज के जो टॉपिक्स हैं आपको क्यू के बारे में पढ़ेंगे हम। एप्लीकेशन ऑफ क्यू, एरे रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और उसके बाद उसके ऑपरेशंस और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यू की। क्यू मतलब क्या होता है? जैसे रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें, हम बोलते हैं ना, कहा जाता है मेक अ क्यू, एक लाइन बनाओ। वो एक लाइन को कहा जाता है क्यू। इट मीन्स अगर आपको कोई भी जिस चीज, जैसे अगर थिएटर में अगर हम जाते हैं, जैसे हम टिकट बुक करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं। तो लाइन कैसे बनती है? पहले से जो लाइन है हम पीछे से उसमें एंटर होते हैं। ठीक है, सामने से एंटर नहीं होते, हमेशा लाइन के पीछे से हम एंटर होते हैं। और जब टिकट काउंटर तक हम पहुंच जाते हैं, टिकट कलेक्ट करके हम वापस वहीं से बाहर हो जाते हैं। मतलब इसमें दो एंड होते हैं, एक रियर एंड है और एक फ्रंट एंड है। जैसे स्टैक में क्या था, एक ही ओपन एंड था जहां से इंसर्शन भी हो रहा था और वहीं से डिलीशन हो रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे दो ओपन एंड होते हैं। A queue can be defined as an ordered list which enables insertion operation to be performed at one end, उसे हम कहते हैं rear। ठीक, जहां से इंसर्शन हो रहा है उसको कहा जाएगा rear end, and delete operation to be performed at another end called front। जो डिलीशन ऑपरेशन होगा वो कहां से होगा? फ्रंट एंड से। दो एंड है यहाँ पे, ठीक है, रियर एंड फ्रंट। Q is referred to as to be first in first out list। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट कैसे हो? क्योंकि जो पहले आएगा वही सबसे पहले टिकट लेगा। देखिए, जो फर्स्ट आया था उसको सबसे पहले बाहर जाना है, टिकट लेगा और वहीं से बाहर जाएगा। इसलिए ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक कौन से टाइप का था? स्टैक था लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है वो सबसे पहले बाहर जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जो सबसे पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही चलता है। एग्जाम्पल, पीपल वेटिंग इन अ लाइन फॉर रेल टिकट फॉर्म अ क्यू। मतलब एक क्यू बनाते हैं। कहीं पे भी टिकट काउंटर में आप देख सकते हैं कि लाइन बनती है, तो लाइन मतलब क्या कहलाता है? वो एक क्यू होता है। एक तो ये एग्जाम्पल है, देखो डायग्राम में, एक जैसे ये डेटा स्ट्रक्चर इज सिंपल, एक एरे हम बोल सकते हैं। तो अब इसमें इंसर्शन होगा रियर एंड से, ठीक, और डिलीशन होगा फ्रंट एंड से। तो दो एंड है यहाँ पे, फ्रंट और रियर। एन क्यू मतलब इंसर्शन। इंसर्शन हमेशा कहाँ से होगा? रियर एंड से। ठीक है, हम लाइन में एंटर कहाँ से होते हैं? पीछे से एंटर होते हैं। और डिलीट मतलब आप जब बाहर जाते हैं तो बाहर कहाँ से जाते हैं? फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड होता है, वहीं से आप बाहर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं डी क्यू, मतलब डिलीशन। बेसिकली यहाँ दो ऑपरेशन होते हैं क्योंकि इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, इंसर्शन हमेशा रियर एंड से होगा और डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होगा। ठीक, इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम कि बीच में कहीं पे भी इंसर्ट कर दिया ना एलिमेंट। अगर सपोज यहाँ पे हमें बीच में कोई स्पेसिफाइड लोकेशन पे इंसर्ट करना, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। जब तक वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो जाती, स्पेस खाली नहीं होती, तब तक आप इंसर्ट नहीं कर सकते नया एलिमेंट। और हमेशा इंसर्शन कहाँ से होगा? रियर एंड से, ये ध्यान रखना। फिर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो क्यूज आर वाइडली यूज्ड एज वेटिंग लिस्ट फॉर अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्स लाइक प्रिंटर, डिस्क, सीपीयू। तो कभी जिसके घर में, आपके घर में कहीं प्रिंटर रखा हो, तो जब आप प्रिंट देते हैं, तो अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट देना चाहते हैं, तो देखना उसमें प्रिंटर का एक ऑप्शन होता है राइट कॉर्नर में, डेस्कटॉप में। तो वहां पे आप क्लिक करना, तो वहां पे जितने भी आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक साथ प्रिंट करने दिए होंगे, तो वहां पे क्यू बन जाती है। मतलब एक साथ प्रिंट नहीं निकल सकते ना, 3 अगर पेज निकाल ले तो 1 बाय 1 ही निकलता है। तो वो वहाँ पे आपको क्यू दिखाएगा, कितनी डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्यू का यूज होता है। Queues are used in asynchronous transfer of data where data is not being transferred at the same rate between two processes. For example, pipes, file, IO, sockets। तो अब यहाँ पे भी क्यू का रोल होता है। देखो, पाइप में अगर हम सिंपल पाइपलाइन क्या होता है, जिसमें हम डेटा सेंड करते हैं, तो 1 बाय 1 सेंड करते हैं। ठीक, एक के बाद एक डेटा सेंड होता है। तो वहां पे भी क्यू का कंसेप्ट आता है। ठीक है, एक साथ बंडल्स में आप डेटा सेंड नहीं करते हैं। अगर आप बंडल्स में सेंड कर रहे हैं तो वो पैकेट बनाए जाते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ाया होगा सर ने, डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा बंडल्स क्या होते हैं। ठीक, इसमें बंडल्स मतलब क्या होता है? डेटा का कलेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो क्यू का कंसेप्ट है, क्यू में सिंगल डेटा एट अ टाइम जाएगा।
where queues are used as buffers in most of the applications like MP3 media player, CD player, etc. आपने देखा होगा प्लेलिस्ट बनती है तो MP3 में भी बहुत सारे गाने अगर हम सुनते हैं तो 1 बाय 1 ही सुने जाते हैं, वो भी क्यू का मतलब बफरिंग होती है वहाँ पे, क्यू में हम उसको रखते हैं जो भी नेक्स्ट सॉन्ग होगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट का एग्जांपल है। तो प्लेलिस्ट भी जो बनती है तो वहाँ पे आपने बहुत सारे सॉन्ग्स आपने वहाँ प्लेलिस्ट बना दी, इट मीन्स वो एक क्यू बना दिया आपने, तो 1 बाय 1 वो गाने आप सुन सकते हैं। Queues are used in operating systems for handling interrupts. ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट भी है ना आपको अभी नेक्स्ट टाइम में होगा, इसी में ही है। उसमें भी आप देखना सीपीयू शेड्यूलिंग में जब आएंगे, प्रोसेस शेड्यूलिंग में जब आएंगे तब आपको क्यू का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो वहाँ ये थे एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। इसको कहा जाता है स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन। जितने भी डेटा स्ट्रक्चर जो एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन या स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एरे किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, स्टैटिक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि उसका जो साइज हम पहले से डिक्लेयर कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। इट मींस इसका साइज आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो पूरी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, रन टाइम पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई एरे इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। और अगर हम एरे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस विल बी कॉल्ड स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन। So we can easily represent Q by using linear array. There are two variables, that is front and rear, that are implemented in the case of every Q. मतलब फ्रंट और रियर आपको दो वेरिएबल यूज करना ही पड़ेगा। जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो फ्रंट और रियर जो है वो मूव करेंगे, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से मूवमेंट होता है उनका। तो फ्रंट एंड रियर वेरिएबल्स पॉइंट टू द पोजीशन फ्रॉम वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन आर परफॉर्म्ड इन अ क्यू। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं कि एक्चुअल डेटा की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है। फ्रंट एक पोजीशन होगी और रियर कौन सी पोजीशन होगी जब इंसर्ट कर रहे हैं हम डेटा को। जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाएंगे तो रियर उस पोजीशन को, उसकी डेटा की करंट पोजीशन को बताएगा। इसी तरह से फ्रंट का किसकी पोजीशन बताएगा, जब हम डेटा को डिलीट करते जाएंगे तब हम फ्रंट को मूव करेंगे। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। Initially, the value of front and rear is -1, which represents an empty queue. अगर अब इनिशियल कंडीशन की बात करें तो फ्रंट और रियर हमेशा कहाँ पे होते हैं, -1 पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, जब क्यू एम्प्टी होता है मतलब कोई एलिमेंट नहीं है क्यू में, तो फ्रंट और रियर की पोजीशन क्या होगी, -1। Array representation of queue containing 5 elements along with the respective values of front and rear। ये डायग्राम में देखते हैं। ये डायग्राम देखो अब यहाँ पे फ्रंट और रियर। फ्रंट कहाँ है, यहाँ पे है, इसका मतलब डिलीशन हमेशा यहाँ से होगा। रियर कहाँ पे, ये वाला रियर है, मतलब लास्ट जो भी एलिमेंट होता है ना वो रियर उसको पॉइंट करता है। अभी लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है वो, तो ये इसका रियर हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज कोई नया एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं, इसी में देखो टोटल इसका साइज कितना है, 6 है, इस एरे का साइज कितना है, 6। तो अगर हम लास्ट में कोई डेटा इंसर्ट करेंगे तो रियर की पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, फिर नेक्स्ट इसमें आएगी। ठीक है, देखते हैं आगे। After inserting an element into the queue shown in the above figure, the queue will look like something following। तो इसकी जैसे देखिएगा, the value of rear will become 5। rear अभी पहले किस में था, 4 पे था, अब कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे। ठीक, ये डायग्राम में देखते हैं। देखो जैसे मैंने G एंटर किया, इसमें रियर कहाँ पे आ गया, लास्ट में आ गया। ठीक है, उसकी पोजीशन अब क्या होगी, 5। तो जब हम इंसर्ट करते हैं कभी भी क्यू में तो रियर 1 से इंक्रीज होता है। ठीक है, फ्रंट वहीं पे है, इसके पहले स्टार्टिंग में भी देखा था हमने फ्रंट 0 पे था और अभी भी देखा फ्रंट 0 पे ही है, लेकिन इंसर्शन के टाइम पे रियर मूव कर रहा है। ठीक है, रियर 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखना, जब भी क्यू में इंसर्शन ऑपरेशन होता है तो रियर मूव करता है। अच्छा, स्टैक में कौन सा वेरिएबल ले रहे थे हम, स्टैक में हम जब इंसर्ट करते थे तो कौन मूव होता था, कौन इंक्रीज और डिक्रीज होता था, कोई बताएगा स्टैक में, भूल गए क्या, टॉप। गुड, तो टॉप आपने देखा था, वहाँ पे टॉप जैसे अगर कोई नया एलिमेंट आता था तो टॉप को 1 से इंक्रीज कर दिया जाता था, जैसे हम डेटा को डिलीट करते तो टॉप डिक्रीज हो जाता था। तो वहाँ पे एक ही सिंगल एलिमेंट था और एक ही सिंगल ओपन एंड था जहाँ से इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता था। यहाँ पे 2 एंड है तो इसलिए 2 वेरिएबल लिए गए हैं।
एक फ्रंट एंड है तो फ्रंट वेरिएबल, और रियर जहां से इंसर्शन हो रहा था रियर वेरिएबल। तो जब इंसर्शन होगा तो रियर 1 से इंक्रीज होगा, और जब डिलीशन होगा तो फ्रंट 1 से इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे ये भी इंक्रीज होता है, ये कब इंक्रीज होता है फ्रंट, जब हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं उसका भी समझते हैं। अब जैसे एग्जांपल, अभी हम किसका एग्जांपल देख रहे हैं, इंसर्शन का। ठीक है, तो इंसर्ट किस तरह से होगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एम्प्टी है, स्टैक का जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो एम्प्टी की कंडीशन में क्या होगा, सब कुछ ब्लैंक है, कोई डेटा नहीं है, और रियर और फ्रंट वो किस पोजीशन पे माने जाएंगे, -1 पे। रियर और फ्रंट कहाँ पे आएंगे, -1 पोजीशन पे, क्योंकि स्टैक क्या है, एम्प्टी है, मतलब कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। फ्रंट और रियर की पोजीशन क्या होगी, -1 -1। ठीक, ध्यान रहेगा ये चीज। नेक्स्ट, अगर हम एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं क्यू में, ठीक, अगर एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, सपोज हमने इंसर्ट किया 20, तब फ्रंट और रियर दोनों उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, 0 पोजीशन पे। ठीक है, जब एक पहला एलिमेंट इंसर्ट किया, ठीक, तो दोनों फ्रंट और रियर दोनों की पोजीशन क्या हो गई, 0। ठीक है, अब जब कभी नया एलिमेंट आएगा तो फ्रंट अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, फ्रंट हमेशा 0 पे रहेगा, बस अब कौन इंक्रीज होगा, रियर इंक्रीज होगा। जैसे अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब दो एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं, पहले 20 ऑलरेडी था, अब हमने इंसर्ट कर दिया 30, तो रियर 1 पे आ जाएगा और फ्रंट कहाँ पे रहेगा, 0 पे। फ्रंट 0 पे था, रियर 1 से इंक्रीज हो गया, अब फ्रंट को इंक्रीज नहीं करवाएंगे हम। ठीक है, इसी तरह से एक और इंसर्ट हुआ अगर एलिमेंट, तो 20 30 ऑलरेडी था, अभी 40 हमने इंसर्ट कर दिया, तो रियर अब कहाँ पे आ जाएगा, 1 से अब कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे, रियर इंक्रीज हो गया, फ्रंट वहीं 0 पे गया। इज इट क्लियर टू ऑल? ये एग्जांपल था इंसर्शन का। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना, जब इनिशियल एम्प्टी रहता है क्यू, तो फ्रंट और रियर दोनों -1 पे होते हैं, जब एक एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं तो फ्रंट और रियर दोनों 0 पे आ जाते हैं। इसके बाद जब हम नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो बस रियर 1 से इंक्रीज होगा, फ्रंट 0 पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं, फिर इसके एल्गोरिथम देखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है, जैसे अब फ्रंट, देखो रियर को हमें देखना है, अगर रियर मैक्स -1 है, मैक्स क्या है, इसकी टोटल साइज है, क्यू का टोटल साइज क्या है, मैक्स। अगर मैक्स, जैसा अभी हमने देखा इसमें, इस एग्जांपल में अगर देखें तो टोटल साइज कितना दिखा रहा है, 5 इंडेक्स है, मतलब 6 इसका साइज है इस क्यू का। ठीक है, तो अगर रियर जो है मैक्स -1 पे, मतलब 5th पोजीशन पे, इट मींस यहाँ पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करने की जगह ही नहीं बची। ठीक है, क्यू इज फुल, तो हम क्या लिख देंगे, राइट ओवरफ्लो, दैट इज आपका क्यू फुल हो चुका है। ठीक है, फिर अब क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे ऐसा तो हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसका एल्स पार्ट, अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, रियर मैक्स -1 पे नहीं है, तो क्या होगा, रियर कहीं ना कहीं स्पेस होगी इंसर्ट करने के लिए। फिर लेकिन इसके बाद एक और कंडीशन ये चेक करेंगे, क्या फ्रंट और रियर दोनों -1 पे है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट और रियर दोनों को कहाँ पे ले आएंगे, 0 पे। इनिशियल अगर जो क्यू होता है वो एम्प्टी होता है, तो उसमें क्या होता है, फ्रंट और रियर कहाँ पे, तो -1 पे। लेकिन अगर हम -1 पे है दोनों, तो उसको एक पोजीशन इंक्रीज कर देंगे दोनों की, दैट इज फ्रंट और रियर को हमने कहाँ ले आया, 0 पे। अब हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब फ्रंट 0 पे है और रियर कहीं ना कहीं कोई पोजीशन पे है, उस कंडीशन में फ्रंट को भी 0, फ्रंट और रियर दोनों को 0 पे नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे, बस रियर को इंक्रीज करेंगे। देखो 3 कंडीशन हो रही है यहाँ पे, 3 कंडीशन कौन कौन सी, पहली कंडीशन ये है कि रियर अगर मैक्स -1 पे है, तो हम ये बता देंगे कि क्यू में कोई स्पेस है ही नहीं, जगह ही नहीं है इंसर्ट करने के लिए, हम वहां पे लिख देंगे क्यू इज ओवरफ्लो और वहीं से बाहर आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे, जब जो क्यू है वो एम्प्टी है, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब फ्रंट और रियर कहाँ पे होंगे, -1 पे होंगे। इस कंडीशन में हम दोनों को 1 से इंक्रीज कर देंगे और 0 पे ले आएंगे। तीसरी कंडीशन, अगर ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब फ्रंट 0 पे होगा और रियर कहीं और होगा, उस कंडीशन में हम फ्रंट को कुछ नहीं करेंगे, फ्रंट को वहीं रहने देंगे 0 पे, बस रियर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। तीनों कंडीशन समझ में आई? अभी हमने क्या करा, बस फ्रंट और रियर की पोजीशन सेट की है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, डेटा को असाइन करेंगे।
एक डेटा को किस में असाइन करना है, जो रियर, जहां पे रियर हमने इंक्रीज कर दिया तो रियर अब नई पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, उस पोजीशन पे हमें नया नंबर इंसर्ट करना है। तो वो नंबर कहाँ है एनयूएम में, उसको हमने किस में असाइन कर दिया, क्यू ऑफ रियर, क्योंकि अब रियर की नई पोजीशन आ गई। ठीक है, पहले 4 पे था तो अब 5 पे आ गया होगा, उस क्यू ऑफ 4 में हम ये नए नंबर को इंसर्ट कर देंगे। समझ में आया सभी को? और नेक्स्ट स्टेप में एग्जिट हो जाएंगे। मेन अपनी ये कंडीशंस हैं जो समझने वाली है। देखिए ये डायग्राम में मैंने बताया था, तो अब इसका एल्गोरिथम हो गया। फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन क्या है, इंसर्ट नाम का हमने फंक्शन बनाया। इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से आएंगे, एक तो क्यू आएगा, क्यू जिसका हमें किस वेरिएबल, ये क्यू है एरे वेरिएबल जिसके अंदर इंसर्शन करना है। फिर मैक्स, टोटल साइज क्या है कि तो वो हमें पता चल जाएगा यहाँ से। फ्रंट की पोजीशन क्या है और ये दो पोजीशन भी हमें दिखानी है। और लास्ट में नंबर क्या इंसर्ट करना है वो नंबर। ठीक है, तो पहले देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, अगर रियर मैक्स -1 पे है तो हमें क्या लिखना है, हम वहीं पे प्रिंट कर देंगे क्यू इज ओवरफ्लो या क्यू इज देयर इज नो स्पेस इन क्यू, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद अगर ऐसे ही नहीं है तो उसका एल्स पार्ट होगा। एल्स पार्ट में भी हम देखेंगे कि एक कंडीशन लगेगी, फ्रंट और रियर अगर -1 पे है, इट मींस अभी क्यू है वो एम्प्टी है। इसका मतलब हम एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को, फ्रंट और रियर को कहाँ ले आएंगे, 0 पे ले आएंगे। उनकी पोजीशन क्या कर दी हमने, 0 पे सेट कर दी। ठीक, फिर इसके बाद अगर ये ऐसी सेट, ये अभी हम बस सेट कर रहे हैं कि इसका पोजीशन सेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर इसका एल्स पार्ट, अगर फ्रंट 0 पे और रियर कहीं और है, तो हम क्या करेंगे, बस रियर को इंक्रीज करेंगे। तो उसके एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1। ठीक, यहां तक हमने क्या कर दिया, पोजीशन सेट कर दिया। अगर ये कंडीशन होगी फ्रंट और रियर दोनों -1 पे, तो उनकी पोजीशन ये सेट हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो बस हम रियर की पोजीशन को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, वो नंबर को इंसर्ट करना है। तो कहाँ इंसर्ट करना है, क्यू ऑफ रियर में। ठीक, क्यू ऑफ रियर में, क्योंकि रियर नए पोजीशन आ चुका है रियर, तो क्यू ऑफ रियर में हम उस आइटम या नंबर को इंसर्ट करेंगे और यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ये एल्गोरिथम एंड फंक्शन। इसका एल्गोरिथम इंसर्शन इन क्यू। ठीक, ये कंडीशन समझने वाली बात, मेन आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट देखते हैं आप डिलीशन। डिलीशन ऑपरेशन में क्या होगा, रियर अपनी जगह पे रहेगा, फ्रंट 1 से इंक्रीज होता जाएगा। आफ्टर डिलीटिंग एन एलिमेंट द वैल्यू ऑफ फ्रंट विल इंक्रीज्ड बाय 1। मतलब फ्रंट बस चेंज, बाकी रियर को कुछ नहीं करना। तो अब डायग्राम में कैसे देखेगा कि फ्रंट देखो, अब पहले एच था, एच को डिलीट कर दिया तो अब फ्रंट पे आ गया, फ्रंट कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। ठीक है, बाकी आपका रियर एज इट इज है, रियर को आपने कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो हमने ये देखा इससे कि इंसर्ट करते हैं तो रियर 1 से इंक्रीमेंट होता है, जब डिलीट करते हैं तो फ्रंट 1 से इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है ना? हमेशा ध्यान रखना, इंसर्शन में रियर इंक्रीज करेंगे और डिलीशन में फ्रंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। सपोज अभी 3 एलिमेंट है क्यू में, तो फ्रंट और रियर की पोजीशन ये दी हुई है। ठीक, ये पहले से एग्जिस्टिंग क्यू है जिसमें 3 एलिमेंट है, फ्रंट है 0 पे और रियर है 2 पे। ठीक, जब हम एलिमेंट को डिलीट करें तो एलिमेंट हमेशा कहाँ से डिलीट होगा, फर्स्ट एंड से होगा, फ्रंट एंड से। इस एलिमेंट को डिलीट करेंगे तब क्या होगा, फ्रंट की पोजीशन हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो फ्रंट कहाँ पे आएगा, 1 पे। देखते हैं इधर, जब 2 एलिमेंट बचते हैं तो रियर तो वही है, रियर क्या कहाँ पे था, 2 पे, लेकिन फ्रंट कहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, दिख रहा है, फ्रंट क्या हुआ, 1 से इंक्रीज हो गया, 0 वाली इंडेक्स अब ब्लैंक हो गई, वहां से डिलीट कर दिया हमने और फ्रंट को पहुंचा दिया 1 पोजीशन। समझ में आए? अब 30 को अगर डिलीट करते हैं तो रियर वहीं रहेगा सेकंड नंबर इंडेक्स पे, लेकिन फ्रंट भी कहाँ पे आ जाएगा, इस सेकंड नंबर इंडेक्स में। ठीक है, तो फ्रंट की पोजीशन अब क्या हो जाएगी, 2। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? अब अगर हम आगे और अगर आगे चले तो हम अगर इसको डिलीट कर देते हैं, किसको, 40 को, तो क्या होगा, फ्रंट को एक और 1 से इंक्रीज कर देंगे। ठीक,
अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम इसको 100 और इंक्रीज कर रहे हैं मतलब फ्रंट अब रियर को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब फ्रंट रियर से बड़ा हो गया। जब फ्रंट रियर से बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फ्रंट और रियर दोनों को वापस कहाँ सेट कर देते हैं, -1 पे, क्योंकि अब कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। कंडीशन क्या है, जब फ्रंट रियर से बड़ा होता है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को -1 पे सेट कर देंगे। अभी अपन एल्गोरिथम में देखेंगे। इतना समझ में आ गया आपको डिलीशन कैसे हुआ? डिलीशन में बस यस सर। से इंक्रीज हो रहा है, रियर वहीं पे रहेगा। ठीक, अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्या फ्रंट -1 पे है या फ्रंट रियर से बड़ा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है फ्रंट रियर से बड़ा है या फ्रंट -1 पे, तो उस कंडीशन में हम लिख देंगे वहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं डिलीट करने के लिए, इट इज दैट इज क्यू इज एम्प्टी या अंडरफ्लो। इसका एल्स पार्ट, ठीक, एल्स पार्ट मतलब कहीं ना कहीं फ्रंट है और रियर है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है डिलीट करने के लिए। तो अब डिलीट कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से डिलीट होगा। तो हमें उस वैल्यू को, मतलब क्यू ऑफ फ्रंट की जो भी वैल्यू होगी जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। क्यों असाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट हमें फ्यूचर में दिखाना है कि हमने डिलीट कौन सा किया एलिमेंट, वो अगर हमें यूजर को दिखाना है तो इस वेरिएबल के थ्रू हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। इसीलिए क्यू ऑफ फ्रंट की वैल्यू पहले किस में असाइन करना है, किसी भी वेरिएबल में असाइन करना है। इसके बाद अब चेक करेंगे फ्रंट और रियर अगर इक्वल है। ठीक, अभी हमने देखा था फ्रंट और रियर, सेकंड जो लास्ट वाला डायग्राम था जिसमें फ्रंट और रियर कहाँ थे, 2 पे थे। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, दोनों को -1 पे सेट कर देंगे, फ्रंट और रियर को -1 पे सेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया था, फ्रंट क्रॉस कर जाता अगर नहीं करते। इन दोनों को हमने कहाँ सेट कर दिया, -1 पे। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है, फ्रंट और रियर इक्वल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं फ्रंट अलग इंडिकेट कर रहा है और रियर अलग जगह इंडिकेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें फ्रंट को इंक्रीज करना है, बाकी सबको एज इट इज रहने देंगे, रियर को एज इट इज रहने देंगे। तो देखो फ्रंट को हमने 1 से इंक्रीज कर दिया। ठीक, उसके बाद इफ एग्जिट, इसमें किसी को कोई डाउट एल्गोरिथम में? फिर से समझाऊं क्या, समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शन। अब डिलीट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्यू कौन सा वेरिएबल है, मैक्स इसका साइज कितना है, और फ्रंट और रियर की पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक करेंगे। पहले तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हम वो वैल्यू को असाइन करेंगे, ये जैसे यहाँ VAL है वो ये y इंडिकेट कर रहा है। फिर फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर ग्रेटर देन, फ्रंट ग्रेटर देन रियर। अगर ऐसी कंडीशन होती है सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस वहां पे कोई एलिमेंट नहीं है क्यू में। हम क्या लिख देंगे, क्यू इज अंडरफ्लो या क्यू इज एम्प्टी। फिर इसके बाद इसका एल्स पार्ट, अगर ऐसा नहीं है तो अब क्या करेंगे, हम पहले तो वो वैल्यू को असाइन कर देंगे उस वेरिएबल में जिस वैल्यू को डिलीट करना है। क्यू ऑफ फ्रंट को हमने असाइन कर दिया y में। इसके बाद अब चेक करेंगे फ्रंट अगर रियर के बराबर है, दोनों की पोजीशन एक ही है, तो दोनों को हम कहाँ ले आएंगे वापस, -1 पे। तो फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1। और अगर ऐसा नहीं है तो हम बस फ्रंट को इंक्रीज करेंगे, रियर को कुछ नहीं करेंगे। तो फ्रंट को इंक्रीज करने के लिए क्या लिखेंगे, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1। ठीक है, और लास्ट में एग्जिट, रिटर्न क्या कर देंगे y को, कि कौन सा नंबर हमने डिलीट किया, तो वो हम रिटर्न कर देंगे। ये था फंक्शन। ये फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। इसमें किसी को कोई डाउट? इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों ऑपरेशन देख लिए, किस तरह से परफॉर्म करते हैं इसमें हम ऑपरेशन। पूछना है किसी को? कुछ नहीं पूछना, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं लिंकलेस रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हमने देखा था स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या देखा था, इस एरे के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो इसमें क्या करेंगे हम, डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिंक लिस्ट का यूज करेंगे। The drawback of the array implementation is that it cannot be used for the large scale applications where the queues are implemented. हमने ये देखा कि हमें पहले से ही उसका साइज मैक्स, एक वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें हमें साइज बताना पड़ता है कि कितना इसका साइज है। अगर बहुत लार्ज स्केल में हमें डेटा को स्टोर करवाना है तो एरे का उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ साइज फिक्स हो जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता बाद में। One of the alternative of array implementation is linked list implementation of queue. इसका alternative क्या है फिर, linked list।
In a linked queue, each node of the queue consists of two parts. अब इसमें भी दो पार्ट्स होंगे, एक डेटा पार्ट और एक लिंक पार्ट. ठीक है, जैसे हमने देखा था लिंक लिस्ट में एक नोड में दो एलिमेंट होते हैं, दो पार्ट्स होते थे, नोड और नेक्स्ट, डेटा और नेक्स्ट. वैसे ही यहाँ पे भी होगा. ईच एलिमेंट ऑफ द क्यू पॉइंट्स टू इट्स इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट इन द मेमोरी. जो भी नोड होगा वो अपने इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा, एक जैसा लिंक लिस्ट में होता था. In the linked queue, there are two pointers maintained in memory. That is front pointer and rear pointer. The front pointer contains address of the starting element of the queue, while the rear pointer contains the address of the last element of the queue. देखो, अब rear एक pointer होगा और एक front pointer होगा. जैसा हमने एरे रिप्रेजेंटेशन में देखा था, फ्रंट कहाँ आता है, फ्रंट फर्स्ट पोजीशन पे होता है और रियर लास्ट वाले एलिमेंट को इंडिकेट करता है. इसी तरह से ये भी एक पॉइंटर जो है फ्रंट और रियर पॉइंटर, फ्रंट पॉइंटर कहाँ इंडिकेट करेगा, फर्स्ट नोड को, और रियर पॉइंटर जो होगा वो लास्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक. Insertion and deletion are performed at rear and front end respectively. If front and rear both are null, it indicates that the queue is empty. अगर जैसे रियर और फ्रंट अगर -1 पे है तो हम बता सकते थे कि क्यू एम्प्टी है. इसी तरह से अगर रियर और फ्रंट नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नल को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इट मींस क्यू क्या है, एम्प्टी है. तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ये हर एक आइटम को हमने नोड में दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डेटा और उसका नेक्स्ट फील्ड, डेटा और उसके नेक्स्ट फील्ड. इस तरह से हम लिंक करेंगे. ठीक है, तो रियर कहाँ होगा, जहाँ पे रियर का पॉइंटर अगर नल है तो वो रियर पॉइंटर कहलाएगा, तो फ्रंट फर्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करेंगे. समझ में आ गए लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन? किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं. अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं लीनियर क्यू के. क्या ड्रॉबैक्स हैं वो समझते हैं. लीनियर क्यू मतलब जो हम स्टैक रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे ना, वही वाला. Deletion and insertion can only be performed at front and rear end respectively as far as linear queue is concerned. फ्रंट और रियर एंड से ही हम डिलीशन और इंसर्शन कर सकते हैं. जब इसको एग्जांपल को देखते हैं, ये एक डायग्राम है जिसमें फ्रंट कहाँ पर है, 0 पोजीशन पे, और रियर है 5th पोजीशन पे. ठीक है, मतलब पूरे एलिमेंट्स यहाँ फुल हो चुके हैं, मतलब क्यू जो है फुल हो चुका है, अब कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं आ सकता. The queue shown in above figure is completely filled and there can't be inserted any more element due to the condition rear equals to max -1 becomes true. Rear की पोजीशन क्या है, max मतलब टोटल का एलिमेंट क्यू का साइज कितना है, 6 minus 1 that is 5. तो rear अभी लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, इट मींस और कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते. अब क्या होगा, however if we delete two elements at the front end of the queue, we still cannot insert any element since the condition rear equals to max -1 still holds. अगर हम स्टार्टिंग के दो एलिमेंट डिलीट भी कर देते हैं, सपोज यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के 0 और 1 वाले इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो फ्रंट अभी कहाँ पे आ गया, 2 पे, लेकिन रियर की पोजीशन अभी भी 5 पे है. इसका मतलब अभी भी हम इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसर्शन हमेशा कहाँ से होता है, रियर एंड से, और रियर के बाद में कोई उसकी पोजीशन है ही नहीं इंसर्ट करने के लिए. This is the main problem with the linear queue. Although we have space available in array, but we cannot insert any more element in the queue. देखिए यहाँ पे आपके पास स्पेस दिख रही है आपको, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंसर्शन रियर से होगा और रियर लास्ट में इंडिकेट होगा. ये एक प्रॉब्लम है. तो दिस इज सिंपली द मेमोरी वेस्टेज एंड वी नीड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. इसके लिए अब ये एक्चुअली मेमोरी को वेस्ट हो रहा है, मतलब मेमोरी का वेस्टेज है, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना है. इसके बाद कंसेप्ट आता है सर्कुलर क्यू का. ठीक है, ये इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, सर्कुलर क्यू से. तो सर्कुलर क्यू क्या होती है देखते हैं. वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज सर्कुलर क्यू. In the circular queue, the first index comes right after the last index. उसमें क्या होता है, जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट देखा था हमने, लास्ट वाला जो नोड था वो वापस किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट वाले नोड. इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे है, जो रियर है जहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसके जस्ट कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा. ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ सर्कुलर क्यू एज शोन इन फिगर, जैसे ये है.
देखो Q ऑफ 0 फर्स्ट इंडेक्स होगा, ठीक, और Q ऑफ 4 लास्ट इंडेक्स है। इट मींस हमने लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, एक सर्कुलर क्यू बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी मैं पूरे प्रोसेस बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में किस तरह से इंसर्शन करते हैं और क्लियर होगा। सर्कुलर क्यू विल बी फुल व्हेन फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर इक्वल्स टू नेक्स्ट -1। अब ये फुल कब होगा, जब फ्रंट कहाँ होगा Q ऑफ 0 में और रियर कहाँ होगा Q ऑफ 4 में, ठीक है। उसके बाद implementation of circular queue is similar to that of linear queue. Only the logic part that is implemented in the case of insertion and deletion is different from that in a linear queue. बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा, जब हम इंसर्ट और डिलीट करेंगे ना तो वहाँ पे लॉजिक हमें चेंज करना है। अब वो लॉजिक क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आ गया सर्कुलर क्यू क्या होता है और उसके अंदर कैसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया।